नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल नॉलेज में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8, जिसमें 50 क्वेश्चन और बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का 231 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम में भी कॉज्ड बाय, यानी कि बिजली प्रणालियों में अधिक वोल्टेज बढ़ने का कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यानी लाइटिंग भी है, रिजॉन्स भी है, स्विचिंग भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ऑफ ए फॉल्ट इज पावर सिस्टम इज रिलेटेड टू, यानी कि फॉल्ट का क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम पावर सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है रिएक्टिव पावर लिमिट, शॉर्ट सर्किट लिमिट, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ट्रांजिशन स्टेबिलिटी लिमिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्षणिक स्थिरता सीमा, यानी ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, यानी कि हमारे सिस्टम की स्थिरता सबसे कम प्रभावित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, इनपुट टॉर्क, टॉर्क लॉसेस या रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉसेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच पोर्शन ऑफ योर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट्स, यानी कि हमारे सिस्टम का कौन सा हिस्सा कम से कम दोषों से ग्रस्त है। ए अल्टरनेटर, बी ट्रांसफार्मर, सी ओवरहेड लाइंस, डी अंडरग्राउंड केबल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर हमारे सिस्टम का हिस्सा है जो कम से कम दोषों से ग्रस्त है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द डोमेन्स ऑफ पावर सिस्टम वेयर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज इंडिस्पेंसेबल आर, यानी पावर सिस्टम के डोमेन जहां दिशात्मक ओवर करंट रिले अनिवार्य है। ऑप्शन दिया हुआ इन केस ऑफ पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन, इन केस ऑफ रिंगमैन फीडर प्रोटेक्शन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन, इन केस ऑफ रिंगमैन फीडर प्रोटेक्शन, यानी कि दोनों, बोथ ए एंड बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, यानी ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। ए सोलर, वाइंड एंड बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है वुड, एनिमल्स वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, या नन ऑफ द एबव। तो ऊर्जा के जो वाणिज्यिक स्रोत हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन फॉर, यानी स्टीम टरबाइन का कंपाउंडिंग किसके लिए किया जाता है। रिड्यूसिंग द वर्क डन, इंक्रीज द रोटर स्पीड, सी रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड, डी बैलेंसिंग द टरबाइन। तो इसका राइट जो आंसर होगा स्टीम टरबाइन का कंपाउंडिंग किसके लिए किया जाता है, तो रोटर की गति को कम करने के लिए, यानी कि रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट, यानी कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कहाँ है। कोटा है, सारनी है, या चंद्रपुर है, या नेवेलिक है। तो भारत का जो सबसे थर्मल पावर स्टेशन स्थित है इस ऑप्शन में वो है चंद्रपुर। कहाँ है, चंद्रपुर। ऐसे भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का जो नाम है, अभी वर्तमान में जो भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि एनटीपीसी द्वारा संचालित है। और ये क्या कोयले से चलने वाला सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जिसका क्षमता जो है 4760 मेगावाट है। और इसके दूसरे नंबर स्थान पे आता है गुजरात का, जो अदानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित है, और उसका कुल मेगावाट जो क्षमता है वो है 4620 मेगावाट क्षमता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा वो चंद्रपुर होगा,
यानी कि इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट चंद्रपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द परसेंटेज O2 बाय वेट इन एटमॉस्फेयर एयर इज, यानी वायुमंडलीय वायु में भार द्वारा ऑक्सीजन प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23%। यहाँ पे 21% मत मारिएगा, कहीं कंफ्यूजन, ये भार द्वारा पूछ रहा है। ठीक है, भार द्वारा कितना होता है, 23% होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज O2 बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर एयर इज, यानी कि वायुमंडलीय वायु में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। तो कितना है, 21%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन इज, ऑप्शन दिया हुआ है ए CO कंटेंट ऑफ फ्लू गैसेस एट एग्जिट, बी हाई CO2 कंटेंट इन फ्लू गैसेस एट एग्जिट, सी हाई टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, डी द स्मोकिंग एग्जस्टेड फ्रॉम चिमनी। यानी अपूर्ण दहन का उचित संकेत क्या है। निकास पर गृह गैसों में उच्च CO सामग्री, तो इसका क्या होगा, CO, हाई CO कंटेंट इन फ्लू गैसेस एट एग्जिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज, यानी बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या क्या है। ह्यूमन वेस्ट भी है, वेट कोड डूंग भी है, और वेट लिव स्टॉक वेस्ट भी है। इसमें क्या होगा, डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट, यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो तारापुर में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है, और ये 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसकी कुल क्षमता जो है वो कितना है, 1400 मेगावाट। कितना, इसकी कुल क्षमता कितना है, 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन फ्यूल सेल द एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ईंधन सेल में डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या, केमिकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय, यानी कि सौर तापीय विद्युत उत्पादन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग फॉक्सिंग कलेक्टर और हेलिस्टोट्स, यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, यूजिंग ए सोलर पंप, या डी एनी ऑफ द एबव सिस्टम। यानी कहता सौर तापीय विद्युत उत्पादन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो फॉक्सिंग कलेक्टर या हेलिस्टोट्स का उपयोग करके भी किया जा सकता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टरों का उपयोग करना भी किया जा सकता है, या सौर तलब का उपयोग करना। तो इसमें क्या होगा, एनी ऑफ द एबव सिस्टम, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी प्रणाली का उपयोग करके इसका विद्युत उत्पादन के लिए सौर तापीय द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन ए ब्राइट सनी डे इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कहता है कि तेज धूप वाले दिन सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा लगभग होती है, कितना होता है, 1 किलोवाट बाय m2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है थोरियम ब्रेडर रिएक्टर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया बिकॉज, यानी कि थोरियम ब्रेडर रिएक्टर भारत के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि दिस डेवलप मोर पावर, इट्स टेक्नोलॉजी सिंपल, या एविडेंस ऑफ थोरियम डिपॉजिट आर अवेलेबल इन इंडिया, या दिस कैन बी इजिली डिजाइंड। यानी कहता है कि यह अधिक शक्तिशाली विकसित करते हैं, या इसकी तकनीक सरल है, या भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम निक्षेप उपलब्ध है, या इन्हें आसानी से डिजाइन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम निक्षेप उपलब्ध है, इसलिए थोरियम रेडियो रिएक्टर भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू, यानी थर्मल पावर प्लांट की समग्र दक्षता बराबर है किसके, रीजनरेशन साइकिल इफिशिएंसी के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रैंकाइन साइकिल इफिशिएंसी ऑफ ए गुड स्टीम पावर प्लांट में बी इन द रेंज ऑफ, यानी कि एक अच्छे भाप बिजली संयंत्र की रैंकिन चक्र दक्षता की सीमा हो सकती है कितना, 15 to 20%, 35 to 45%, 70 to 80% या 90 to 95%। तो इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 35 to 45%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रैंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग ऑन लो प्रेशर लिमिट ऑफ पीआई एंड वन हाई प्रेशर लिमिट ऑफ पी2, यानी कि पीआई की कम दबाव सीमा पर पी2 की एक उच्च दबाव सीमा पर चलने वाला रैंकिन चक्र क्या होगा। तो क्या होगा, H हाइयर द रेनल इफिशिएंसी RNL efficiency than the Carnot psi ऑपरेटिंग बिटवीन सेम प्रेशर लिमिट्स, यानी कि एक ही दबाव के बीच काम करने वाले कार्नोसाइटी की तुलना में अधिक RNL दक्षता है सीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रैंकाइन इफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। ऑप्शन दिया हुआ है ए इम्प्रूव्स इन समर एज कंपेयर्ड टू द डेट इन विंटर, बी इम्प्रूव्स इन विंटर एज कंपेयर्ड टू डेट इन समर, सी इज अनएफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इम्प्रूव्स इन विंटर एज कंपेयर्ड टू डेट इन समर, यानी कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में सुधार होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाप बिजली संयंत्र की रैंकिन दक्षता क्या होता है, गर्मियों की तुलना में सर्दियों में सुधार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कार्नोट साइकिल कंप्राइसेस ऑफ, यानी कि कार्नोट चक्र में शामिल है तो क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 2 आइसोट्रोपिक प्रक्रिया और 2 निरंतर दबाव प्रक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाय, यानी कि रैंकिन चक्र में टरबाइन से कार्य आउटपुट द्वारा दिया जाता है, क्या जाता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, यानी कि इनलेट और आउटलेट के बीच एंथैल्पी का परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रीजेनरेटिव साइकिल थर्मल इफिशिएंसी, यानी कि पुनर्योजी चक्र थर्मल दक्षता क्या है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल रैंकिन थर्मल इफिशिएंसी, यानी कि हमेशा साधारण रैंकिन थर्मल दक्षता से अधिक होता है, या इज ग्रेटर देन सिंपल रैंकिन साइकिल थर्मल इफिशिएंसी ओनली व्हेन स्टीम इज ब्लेड एट पर्टिकुलर प्रेशर, यानी कि साधारण रैंकिन चक्र थर्मल दक्षता से अधिक है जब भाप को पर ब्लीड किया जाता है या विशेष दबाव दिया जाता है, या सरल रैंकिन चक्र थर्मल दक्षता के समान है या हमेशा साधारण रैंकिन चक्र दक्षता से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल रैंकिन थर्मल इफिशिएंसी, यानी कि हमेशा साधारण रैंकिन थर्मल दक्षता से अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन ए रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल द ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर फीड हीटिंग, यानी कहता है एक पुनर्योजी फीड हीटिंग चक्र में अंश का इष्टतम मूल्य फीड हीटिंग के लिए निकाली गई भाप है, क्या इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रैंकिन साइकिल इफिशिएंसी, यानी कि रैंकिन चक्र दक्षता से वृद्धि के साथ क्या होता है, इसमें बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट ए प्रेशर मेजरमेंट ऑफ 20 psia इनटू यूनिट्स ऑफ इंचेस वाटर कॉलम गेज, यानी कि इंच पानी स्तंभ गेज की इकाइयों को क्या करना है, 20 psi के दबाव के माप को परिवर्तित करना है, किसमें, इंचेस वाटर कॉलम गेज में। जब परिवर्तित करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 146.7 H2O। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट्स, यानी निम्नलिखित में कौन सा दबाव संवेदन तत्व का एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑरफिस प्लेट, यानी कि छिद्र प्लेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन ए फोर्स ऑफ 3400 pounds is applied to a circular piston 2 inches in diameter, calculate the fluid pressure working against the piston, यानी कहता है कि यदि 2 इंच व्यास वाले वृत्ताकार पिस्टन पर 3400 पाउंड का बल लगाया जाता है तो गणना करें
पिस्टन के खिलाफ काम कर रहे द्रव का दबाव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी 1082.3 psi। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अनदर वर्ड फॉर प्रेशर इज, यानी दबाव के लिए एक और शब्द है, पीएच, फ्लो, डेंसिटी, फोर्स या हेड। तो दबाव के लिए एक और शब्द जो है वो है हेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इफ द प्रेशर अप्लाइड टू द लो साइड ऑफ ए पी ट्रांसमीटर इंक्रीज विल द प्रेशर अप्लाइड टू द हाई साइड रिमेन्स स्टेड है द ट्रांसमीटर आउटपुट शुड। यानी कहता है यदि पी ट्रांसमीटर के निम्न पक्ष पर दबाव डाला जाता है तो दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। उच्च पक्ष पर लागू होने पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ट्रांसमीटर आउटपुट को चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए, कमी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डी इसका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वेल्व एक्शन फॉर ए 3 वेल्व मैनिफोल्ड एंड ब्लेड व्हेन टॉकिंग ए डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर आउट ऑफ सर्विस। यानी कहता है कि 3 वॉल्व मैनिफोल्ड और ब्लीड के लिए वॉल्व क्रियाओं के उचित अनुक्रम की पहचान करें जब एक विभेदक दबाव ट्रांसमीटर को सेवा से बाहर करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें दिया हुआ ओपन ब्लेड क्लोज वन ब्लॉक वेल्व, ओपन इक्विलाइजिंग वेल्व, क्लोज अदर ब्लॉक वेल्व। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्लोज वन ब्लॉक वेल्व, ओपन इक्विलाइजिंग वेल्व, क्लोज अदर ब्लॉक वेल्व, ओपन ब्लेड, ओपन ब्लेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है assuming that pipes and chisel are completely filled with slow moving water, how will the two pressure gauge indication compare। यानी कहता है कि यह मानते हुए कि पाइप और बर्तन पूरी तरह से धीमी गति से चलने वाले पानी से भरे हुए हैं, कैसे होगा दो दबाव गेजों के संकेतों की तुलना करते हैं। तो क्या होगा, कहता है कि गेज बोथ गेज विल रजिस्टर एग्जैक्टली द सेम प्रेशर। यानी कहता है दोनों गेज बिल्कुल समान दबाव दर्ज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेज ए विल रजिस्टर लेस प्रेशर देन गेज बी। यानी कि गेज ए गेज बी की तुलना में कम दबाव दर्ज करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच डिफरेंशियल प्रेशर डज द मैनोमीटर इंडिकेट। कहता है यह मैनोमीटर कितना अंतर दबाव दर्शाता है, 8.00 WC, 745 टोर, 4.00 WC, 3.929 WC या ई 0.272 WC। तो कितना होगा, 8.00 WC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सपोज द फ्लोइंग pneumatic angle P transmitter was calibrated to a range of 0 to 250 inches water column. What should have to done to it to recalibrate it for a new range of 100 to 350 inches water column? ऑप्शन दिया हुआ है टर्न द स्क्रू, लोकेट नियर द below, bend the flapper next to the nozzle, turn the range wheel nut, locate in the middle of the range bar, resize the orifice, locate between air supply and nozzle, E replace the diaphragm capsule with one or different size। यानी कि कहता है कि 3 वॉल्व मैनिफोल्ड और ब्लेड के लिए वॉल्व क्रियाओं को उचित अनुक्रम की पहचान करें। सपोज द फ्लोइंग प्नोमेटिक 264 नंबर ना, इसमें कहता है कि मान लीजिए कि निम्नलिखित न्यूमेटिक पी ट्रांसमीटर को 0 से 250 की रेंज में कैलिब्रेट किया गया था। इंच पानी का कॉलम, इसे एक नए के लिए फिर से कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना होगा 100 से 350 इंच पानी के स्तंभ की सीमा पर। तो क्या करना होगा, पेंच को क्या करना होगा, चालू करना होगा धुकने के पास जो स्थित है, टर्न द स्क्रू, लोकेट नियर द बिलो, जिसका क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द फ्लोइंग सर्किट शो 3 प्रेशर स्विचेस that all measures the same process pressure but activate different electrical loads. Determine the status of these loads at a pressure of 210 psi। यानी कहता है कि
निम्नलिखित सर्किट 3 दबाव स्विच दिखाता है जो सभी एक ही प्रक्रिया को मापता है। दबाव, लेकिन विभिन्न विद्युत भार सक्रिय करें, इन भारों की स्थिति निर्धारित करें 210 psi का दबाव के लिए। तो क्या होगा, इसमें दिया ऑप्शन लैंप 1 ऑन, लैंप 2 ऑफ, सोलेनाइड ऑन। इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंप 1 ऑफ, लैंप 2 ऑन, सोलेनाइड ऑन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्रेशन इफिशिएंसी इज कंपेयर्ड अगेंस्ट, यानी कि संपीड़न दक्षता की तुलना की जाती है आइडियल कंप्रेशन या एडियाबेटिक कंप्रेशन, बोथ आइसोथर्मल या एडियाबेटिक कंप्रेशन या इजेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड, यानी कंप्रेसर द्वारा दी गई हवा के आयतन को क्या कहा जाता है, फ्री एयर डिलीवरी, कंप्रेसर कैपेसिटी या स्विफ्ट वॉल्यूम या नन ऑफ द अबव। तो कंप्रेसर द्वारा दी गई हवा के आयतन को जो कहा जाता है वो कंप्रेसर कैपेसिटी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट efficient method of compressing air is to compress it isothermal, adiabatically या isotropically या isochronically, यानी कि हवा को संपीड़ित करने का सबसे कुशल तरीका इसे संपीड़ित करना है। इसमें से क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल या इजोथर्मल बोलता है बहुत लोग। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड, यानी कि अपने चूसन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेसर द्वारा चूसी गई हवा के मान को क्या कहा जाता है, हवा के मान को क्या कहा जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी एयर कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता के क्रम की है कितना, 20 to 30, 40 to 50, 60 to 70, डी 70 to 90। कितना है इसका, 70 to 90, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 70 to 90%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ कंप्रेशन इज द रेशियो ऑफ, यानी संपीड़न का अनुपात है। ऑप्शन दिया हुआ है गैस डिस्चार्ज प्रेशर टू द गैस इनटेक प्रेशर, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू द एब्सोल्यूट इनटेक प्रेशर, सी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू द एब्सोल्यूट इनटेक प्रेशर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सिलेंडर क्लियरेंस इन ए कंप्रेशन शुड बी, कंप्रेशन में सिलेंडर क्लियरेंस होना चाहिए कितना, जितना संभव हो उतना बड़ा कि जितना संभव हो उतना छोटा, या अबाउट 50% ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम या अबाउट 100% ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम। तो कितना, जितना संभव हो उतना छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है यूलर्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, यानी यूलर समीकरण डैश के लिए लागू होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर या पंप्स या ऑल ऑफ द अबव। यूलर समीकरण जो होता है वह इन सभी के लिए लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द रोटरी कंप्रेसर आर यूज्ड फॉर डिलीवरी, यानी रोटरी कंप्रेसर का उपयोग डिलीवरी के लिए किया जाता है, तो कम दबाव पर बड़ी मात्रा में हवा के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एयर एट ए लो प्रेशर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन ए रोटरी एयर कंप्रेशन इज, ने एक रोटरी वायु संपीड़न में अधिकतम वितरण दबाव कितना होता है, कितना होता है, 10 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द कंप्रेसर इफिशिएंसी इज द, यानी कंप्रेसर दक्षता है क्या है, कंप्रेशन वर्क या मोटर इनपुट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कहता है एन एयर कंप्रेसर में भी कंट्रोल्ड हुआ है, यानी एक हवाई कंप्रेसर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, थ्रोटल कंट्रोल,
क्लियरेंस कंट्रोल या ब्लो ऑफ कंट्रोल या एनी ऑफ द एबव। तो क्या किया जाता है? ए थ्रोटल कंट्रोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स डज स्क्रू कंप्रेसर बिलोंग्स टू। यानी स्क्रू कंप्रेसर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, डायनामिक कंप्रेसर या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। स्क्रू कंप्रेसर निम्नलिखित में जो संबंधित है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है फॉर एवरी 4 डिग्री सेल्सियस राइज इन एयर इनलेट टेम्परेचर ऑफ एन एयर कंप्रेसर द पावर कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय। कहता है एक एयर कंप्रेसर के एयर इनलेट तापमान में प्रत्येक 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए शक्ति खपत से बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 1% क्या होगा? बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। उसके बाद पार्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन और सीरीज का 280 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है द बेसिक फंक्शन ऑफ एयर ड्रायर इन ए कंप्रेसर इज। यानी कि एक कंप्रेसर में एयर ड्रायर का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग कंप्रेसर, बी स्टोरेज एंड स्मूथिंग प्लास्टिंग एयर आउटपुट, सी reduce the temperature of the air before it enters the next state to increase efficiency, D to remove remaining trace of moisture after cooler। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कूलर के बाद नमी के शेष निशान को हटाने के लिए क्या किया जाता है? एयर कंप्रेसर के ड्रायर का मूल कार्य यही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो जल्दी मिल सके। धन्यवाद।